हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इग्नू MHI 109 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए जैकपॉट है। आज हम ब्लॉक 3 चैप्टर 10 एमरजेंसी ऑफ गांधी को ऐसे समझेंगे कि आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का आते हैं, सो पेन और पेपर निकाल लो और बिना किसी बकवास के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि इग्नू में एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपको सॉलिड मार्क्स दिलाता है। 1915 तक इंडियन पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी एक बड़ा खालीपन आ चुका था। जो मॉडरेट्स थे उनका पिटीशन लिखने का तरीका फैल चुका था, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डालकर या सस्प्रेस करके उनका मूवमेंट खत्म कर दिया था। ये दोनों ग्रुप सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे अमीर लोगों तक लिमिटेड था। यहाँ एंट्री होती है गांधी जी की। उन्होंने एक न्यू पैराडिगम यानी एक बिल्कुल नया तरीका दिया। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी असेंबली में डिबेट करके या बॉम्ब फेंकने कर नहीं मिलेगी, बाकी आम जनता की मोरल पावर से मिलेगी। उन्होंने आते ही बड़े मूवमेंट नहीं चलाए, बल्कि अलग अलग सोशल क्लासेस को एक साथ लाने की सोशल पॉलिटिकल सिंथेसिस पर काम किया। दोस्तों, इंडिया आने से पहले गांधी जी ने 20 साल से ज्यादा टाइम साउथ अफ्रीका में बिताया। इग्नू की बुक में इसको उनका पॉलिटिकल लेबोरेटरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कोई साइंटिस्ट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से पहले लैब में टेस्टिंग करता है, गांधी जी ने अपनी नॉन वायलेंस की स्ट्रेटजी साउथ अफ्रीका में टेस्ट की। वहाँ इंडियन को कुली बोला गया था, उन पर हैवी टैक्सेस थे, उनकी मैरिज तक को इलीगल बोल दिया गया था। गांधी जी ने वहाँ पहले पिटीशन लिखी, पर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का वेपन यूज किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग पर, गांधीज पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन साउथ अफ्रीका। इग्नू के हिस्टोरियन इसको गांधी जी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी कहते हैं। वहां पर इंडियंस की पॉपुलेशन एक डेमोग्राफिक मिक्स थी। इसमें 3 तरह के लोग थे: अमीर गुजराती मर्चेंट, साउथ इंडियन से गए कॉन्ट्रैक्ट्स लेबर्स और फ्रीड लेबर्स। यहाँ गांधी जी की पॉलिटिक्स के 2 फेज थे। पहला मॉडरेट फेज 1893 से 1906। इसमें उन्होंने नटल इंडिया कांग्रेस बनाई और पिटीशन लिखी। इससे ज्यादा बदलाव तो नहीं आया, पर सारे अलग अलग इंडियंस पहली बार एक साथ जुड़ गए। दूसरा था सत्याग्रह फेज 1906 से 1914। जब ब्रिटिश एस्थेटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लेकर आए और इंडियन मैरिज को कैंसिल करने लगे, तो गांधी जी ने एक एक्टिव सिविल ओबीडियंस शुरू किया। उन्होंने फोनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया ताकि लोग को डिसिप्लिन सिखाया जा सके। अब बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी की। इग्नू के एग्जाम में ये अलग से शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। गांधी जी के 2 सबसे बड़े वेपन थे, सत्याग्रह और अहिंसा। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया। एक तरीका है आप उसे मारपीट करो, वॉयलेंस। दूसरा तरीका है आप डर के भाग जाओ, कोवर्ट। गांधी जी ने कहा दोनों गलत है। आपको सामने वाले के सामने डट कर खड़े रहना है, सच पर अड़े रहना है, बिना हाथ उठाए। उनका मानना था कि अगर आपका गोल एंड अच्छा है
तो आपका तरीका मीन्स भी उतना ही साफ होना चाहिए। कॉपी करने से या चीटिंग करने से पास होने को गांधी जी कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी ने क्या सीखा जो उन्होंने इंडिया आकर यूज किया? ये पॉइंट आपको एग्जाम में आंसर शीट में तो हेडिंग डालकर लिखना है, लेसन एक्सपोर्ट टू इंडिया। पहला लेसन ये था कि आम जनता मासेस के अंदर तकलीफ सहन की और लड़ने की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, बस उन्हें सही डायरेक्शन चाहिए। दूसरा लेसन ये मिला कि अगर कॉज सच्चा हो तो हिंदू, मुस्लिम, तमिल, गुजराती, अमीर और गरीब सभी भेदभाव भूलकर एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये पूरा ब्लूप्रिंट लेकर गांधी जी 1915 में ही इंडिया लौट आए थे। 1950 में इंडिया आने के बाद गांधी जी ने डायरेक्ट बड़े मूवमेंट्स नहीं शुरू किए। उन्होंने 3 लोकल केसेस हाथ में लिए। पहला था चंपारण 1917। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार के फार्मर्स जो जबरन इंडिगो नील उगाने को बोला जाता था। फिर मार्केट में आर्टिफिशियल केमिकल्स आ गए तो नील की डिमांड खत्म हो गई। अब ब्रिटिश प्लांटर्स ने कहा अगर तुमको इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद होना है तो हमें बहुत सारा फाइन दो। फार्मर्स थक चुके थे। गांधी जी वहां गए। उन्होंने हजारों फार्मर से बात करके उनका बड़ा और एविडेंस इकट्ठा किया। रिजल्ट्स क्या निकला? ब्रिटिश को झुकना पड़ा। 3 कट्ठे ये सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट था अहमदाबाद मील स्ट्राइक्स 1918। ये एक शहर का मामला था। शहर में फ्लैग फैल रहा था, इसलिए मिल ऑनर्स वर्कर्स को एक बोनस देते थे। जब फ्लैग खत्म हुआ तो उन्होंने बोनस बंद कर दिया। पर तब तक वर्ल्ड वार 1 की वजह से महंगाई इन्फ्लेशन आसमान छू चुकी रही थी। वर्कर्स ने कहा हमें 35% सैलरी हाइक चाहिए। थिंक ऑफ इट लाइक टुडेज कॉर्पोरेशन अप्रेजल डिस्प्यूट। जब बात नहीं बनी तो गांधी जी ने वर्कर्स के साथ मिलकर स्ट्राइक की। और जब वर्कर का हौसला टूटने लगा तो गांधी जी ने इंडिया में अपनी पहली भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक की। जस्ट 3 डेज में मिल ऑनर्स मान गए और वर्कर्स को पूरा 35% हाइक मिला। तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह in 1918। गुजरात में खेड़ा में सूखा ड्रॉट पड़ गया था। फसल बर्बाद हो गई। ब्रिटिश गवर्नर का अपना रूल था कि अगर फसल 25% से कम हो तो उस साल टैक्स माफ होगा। पर गवर्नमेंट ने रूल फॉलो नहीं किया और जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगी। एग्जाम्पल जैसे अगर आपकी जॉब चली जाए और बैंक फिर भी आपसे जबरदस्ती ईएमआई मांगे। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फार्मर से कहा 1 रुपया टैक्स मत दो, चाहे जेल जाना पड़े। पीजेंट ने इसी यूनिटी दिखाई कि गवर्नमेंट को चुपके से ऑर्डर निकालना पड़ा कि लोग अमीर हैं सिर्फ वही टैक्स दें, गरीबों को टैक्स माफ किया जाए। तो गाइस इग्नू एग्जाम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सिग्निफिकेंस लिखना। गांधी जी के आने से पहले फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ पढ़े लिखे अमीर लोगों की चीज थी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। पर गांधी जी ने इसमें किसान, पीजेंट और मजदूरों, वर्कर्स को जोड़ा, जिससे ये एक असली मास मूवमेंट बना। दूसरा, इस फेज में से हमें बड़े बड़े लीडर्स मिले जैसे राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। इन दिनों ने गांधी जी को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि इसके बाद उन्होंने पूरा इंडिया का लेवल पर बड़े बड़े मूवमेंट लॉन्च किए। अगर आपको ये डायनेमिक नोट्स अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने
व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे हेल्प हो सके। इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एग्जाम में आपका पूरा सिलेबस रेडी हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।